हरियाणा की राजनीति का घुमा फिरा के जो लब्बो लबाब है, वो हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा के आदमी को बड़ा रस आता है, ख़ास तौर पे किसी बड़े आदमी को गिराने में। और दूसरा, राजनीति में रस बहुत लेते हैं और उस दृष्टि से तीसरा ये कि हरियाणा की राजनीति को लंबे समय तक 3 लालों ने डोमिनेट किया। उसके बाद वो जो युग था वो समाप्त जब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एक लाल आए, मनोहर लाल आए, जो चौथे लाल थे, और अब वो भी दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी को गांव में जाना मुश्किल हो गया था। उनका हेलीकॉप्टर एक बार मुझे याद है करनाल, उससे पहले जाट आरक्षण भी था, लेकिन वो पिछले टर्म में था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन तो फर्क पड़ेगा, उसका निश्चित ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हरियाणा में है, और अगर वो कोई कमाल करते हैं तो वो निश्चित ही बहुत ही एक आश्चर्यजनक सी स्थिति होगी। दुष्यंत बतौर पॉलिटिशियन आप कहाँ खड़ा पाते हैं? उप मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काफ़ी विभाग संभाले, उन्हें एक अच्छा खासा सरकार लेकिन आरोप भी काफ़ी लगे, खूब लगे। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं सत्ता से बाहर थे, उन्होंने इन 5 साल में कंसोलिडेशन किया अपना संसाधनों की दृष्टि से या पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए। कोई भी राजनीति में ख़त्म नहीं होती। और अगर उनकी एज है तो वो आगे उनके लिए भविष्य उज्जवल है। तो आप 4.5 साल जब पावर में रह लेते हैं तो आपको एक उसका लाभ आगे जरूर मिलता है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा भी हो ही गई। जी हाँ, जिस दिन का पूरे हरियाणा वासियों को इंतजार था वो दिन भी आ ही गया। 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार बन जाएगी, क्योंकि उस दिन मतगणना होनी है। अब ये जो कुछ दिन हमारे पास बचे हैं, इन दिनों में इन दिनों के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पूरा सिर्फ ये कार्यकाल नहीं सरकार का, बल्कि पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में हरियाणा सरकार का कार्यकाल, राजनीतिक सरगर्मियाँ और किस तरह से अलग अलग मोड़ आए, हरियाणा की जो राजनीति है वो कहाँ से कहाँ गई। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के HOD भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह, वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने साल वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, उनको बेहतर अनुभव है इन चीज़ों का, इन राजनीति से जुड़े मसलों का। PTC न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक तो हरियाणा की बात करें या फिर राजनीति से जुड़ा, आपने खुद पत्रकारिता सालों की हुई है, आपने करीब से इन चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है। हरियाणा की राजनीति को आप अगर एक वाक्य में कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? कैसी राजनीति है हरियाणा में? देखिए, पहली बात तो अभी आपने क्योंकि तारीख से शुरू करी बात, हाँ, तो हरियाणा वालों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि उम्मीद से जल्दी चीज़ मिली है उनको। मतलब जो तारीख हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा पहले आया है। अगर हम 2019 से तुलना करें तो पूरे 20 दिन जो है वो पहले चुनाव इस बार हो रहा है। पिछली बार अगर आप बात करें तो 21 अक्टूबर को था, इस बार 1 को है। तो नायब सिंह सैनी जी को एक तो पहले ही थोड़ा समय मिला, वो और थोड़ा और कम हो गया। अब आई हरियाणा की राजनीति की बात। देखिए, हरियाणा की राजनीति का घुमा फिरा के जो लब्बो लबाब है, वो हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा के आदमी को बड़ा रस आता है, खास तौर पे किसी बड़े आदमी को गिराने में। जो आदमी भी सत्ता में है या ऊपर उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना मरोड़ निकालने वाले, वो बहुत है हरियाणा में। और दूसरा, राजनीति में रस बहुत लेते हैं और उस दृष्टि से तीसरा ये कि हरियाणा की राजनीति को लंबे समय तक 3 लालों ने डोमिनेट किया। उसके बाद वो जो युग था वो समाप्त जब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एक लाल आए, मनोहर लाल आए, जो चौथे लाल थे, और अब वो भी दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। तो अब फिर से हरियाणा की राजनीति एक नए मोड़ पर है। बड़े चीज़ें हैं जो इस समय हरियाणा में अगले चुनाव में देखने को मिलेंगी, और न सिर्फ देखने को मिलेंगी, आने वाले जो साल हैं उनके लिए भी एक एक प्रकार का ट्रांजिशन भी मैं देख पा रहा हूँ इस इलेक्शन। अच्छा, अब हम पिछले 2-3 जो कार्यकाल हैं, कांग्रेस का कार्यकाल, हुड्डा के कार्यकाल वर्सेस मनोहर लाल जी का कार्यकाल और अब नायब सैनी जो भी फिलहाल हैं, पिछले
10 या 15 सालों में हरियाणा की राजनीति में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी मतलब एक तो यंग चेहरों ने कहीं ना कहीं एंट्री ली है, जिसमें दुष्यंत हैं, जिसमें दिग्विजय हैं, ऐसे कुछ और चेहरे भी हैं। जैसे अगर हम दीपेंद्र की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा का अच्छा खासा जनमत दिखता है कम से कम फील्ड में जाने पर। दुष्यंत की जेजेपी आई, आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे कि एकदम से वो चढ़ी पिछले चुनावों में, और अब जो मुझे दिख रहा है वो ह्रास दिख रहा है, यानी नीचे की ओर जाता। क्या ऐसा कुछ है, या फिर हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टियों में ऐसा अप एंड डाउन तो चलता रहता है? राजनीति में ये तो है ही, हाँ। तय बात है, लेकिन ये सही है कि जो उनको उन्होंने बोला भी था उनका, क्योंकि चुनाव निशान भी था कि सत्ता की चाबी तो मेरे पास रहेगी और मैं ही खोलूंगा ताला, और उन्हें वो मौका मिला भी 2019 में, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी मेजॉरिटी नहीं ले पाई। हालांकि 75 पार का नारा था, लेकिन 40 पे अटक गए। तो और फिर आज लोकसभा चुनाव आप अगर देखें तो 1% से भी कम उनको वोट आया है दुष्यंत चौटाला को। तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जैसे अर्श और फर्श की बात होती है राजनीति में, तो अर्श से फर्श पे वो लोग आ गए। और इस चुनाव में तो हम लोग जितने भी लोगों से बात करते हैं वो उनको कोई चांस उस तरह से दे नहीं रहा रीजनल पार्टी। इनफैक्ट ये पहला चुनाव होगा हरियाणा में जब इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की भी बात करें तो आपको याद होगा कि 14 में जब बीजेपी पहली बार सरकार बनाई बीजेपी ने, तब भी आईएनएलडी इवन सेकंड फोर्स थी, कांग्रेस से ज़्यादा ले गई थी। और फिर 19 में जजपा 10 सीटें लेके किंग मेकर की भूमिका में रही। ये एक ऐसा चुनाव, और उससे पहले भी अगर आप बात करो तो उससे पहले तो या तो गठबंधन से सरकार बनती थी, या कांग्रेस की बनती थी, या रीजनल पार्टी की बनती थी। बीजेपी तो एक बैसाखी की तरह होती थी। ये एक पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट कंटेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो विधानसभा में डायरेक्ट कंटेस्ट है, जहां पर जो बाकी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो फिलहाल अब एक महीने में क्या चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वही बात है कि जैसे अभय चौटाला नेचुरली लड़ेंगे, इस बार सुना है कि वो अपने बेटे को भी लॉन्च कर सकते हैं, और एक दो सीट उस तरह से उनकी बताई जा रही है, एक दो सीट में ये लोग बताए जा रहे हैं, पर कुल मिला के उससे ज़्यादा तो निर्दलीय ले जाते हैं, आपको पता है हर बार। तो वो एक फोर्स के तौर पर इस बार नज़र नहीं आ रहे। ये ठीक है कि वो उसके बाद रिवाइव कर सकते हैं, राजनीति में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन में इस बार एक अंतर देखने को मिल रहा है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका इस समय रोल फिलहाल की स्थिति में, आज की तारीख में उतना अच्छा क्या, बहुत ख़राब है। मतलब वो अपनी उपस्थिति नज़र नहीं लग रही। और कांग्रेस और बीजेपी जो दो राष्ट्रीय दल हैं उनकी हरियाणा में डायरेक्ट फाइट हो रही है। नहीं तो आप शुरू से देखें तो चाहे वो देवीलाल हो या बंसीलाल ने भी हवीपा बना के वो सत्ता में आए थे बीजेपी के साथ, तो वो इस बार नहीं दिख रहा। और जहाँ तक नई जनरेशन की बात है, कांग्रेस की तरफ से तो लोकसभा चुनाव में लगभग ये ऑब्वियस हो गया था कि हुड्डा साहब को अब हाईकमान फ्री हैंड एक तरह से दे रहा है, और आगे उन्होंने फ्री हैंड ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र को दे दिया, क्योंकि ये जो हरियाणा मांगे हिसाब है वो कई बार अगर आप देखोगे तो वो दीपेंद्र मांगे हिसाब ही लग रहा है, क्योंकि उसमें कांग्रेस के और नेता तो ज़्यादा जा नहीं रहे। एक और आप उदाहरण देख लीजिए, अभी इतनी चर्चा रही विनेश फोगाट की, वहां आपने देखा कि दीपेंद्र जी दिल्ली पहुंच गए और छोड़ा ही नहीं, दीपेंद्र की रैली हो गई थी एक्चुअली। तो इसलिए ये चीजें हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि भाई इस समय ऐसा माहौल है जहां से भी फायदा मिल सकता है, और कांग्रेस को 10 वर्षों बाद अपनी वापसी की थी। वैसे भी हरियाणा में एक रोचक बात यह है कि किसी ने भी हैट्रिक नहीं बनाई है। अच्छा। जैसे प्रदेशों में नवीन पटनायक की आप बात करें, इस बार वो हारे लेकिन वो हैट्रिक बना चुके। मोदी जी की बात कर लीजिए, शिवराज चौहान की बात कर लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ तिकड़ी भी मतलब लगातार 3 बार भी जीती। हरियाणा में पहली बात तो कोई नहीं जीता 3 बार, 2 बार जो जीते हैं उसमें भी आप बीजेपी और कांग्रेस एकदम आइडेंटिकल तरीके से जीते हैं। मतलब जब हुड्डा साहब दूसरी बार आए तो उन्हें भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी 40, और इनको और एकदम एग्जैक्ट लगभग उतनी कमी पड़ी। तो अगर दूसरी बार में भी पसीने छूट गए दोनों ही पार्टियों के, तो तीसरी बार के ये भी एक कारण है जिसको राजनीति में, हालांकि इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं, पहले तो कोई 2 बार भी नहीं जीतता था, 2 बार जीते, फिर बीजेपी भी 2 बार जीती। तो अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि, और लोकसभा के चुनाव से भी लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो कांग्रेस अपने लिए बड़ा चांस देख रही, तो वो भी स्टेट में दीपेंद्र को प्रोजेक्ट करने की जो तैयारी है वो वहाँ चल रही है। और जैसे मैंने कहा कि अजय चौटाला तो लगभग, ओम प्रकाश चौटाला, ये लोग अब लगभग दुष्यंत ने राजनीति एक नई जनरेशन ने संभाल ली, और इस बार अभय चौटाला के लिए भी ऐसा कह रहे हैं। तो नायब सैनी भी अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो वो काफ़ी नए, काफ़ी जूनियर नेता माने जाते हैं। वो तो मनोहर लाल जी के
चेला होने का उनको लाभ मिला और वो गुरु चेला का जो तमगा तमगा लगा है और वो बिल्कुल। एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ। मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है। जी। उसको वो ले गए कि भाई कांग्रेस पे, कि वहाँ तो बापू केवल बेटे को आगे बढ़ाता है, यहाँ कम से कम चेले को तो मौका मिल रहा है। तो वो अपेक्षाकृत काफ़ी नए हैं। तो अब देखना होगा, उनके लिए बड़ा कठिन इम्तिहान है, क्योंकि देखिए जैसे हम कहते हैं ना मुहावरे में कि पतली गली से कट लिए, हाँ। तो मनोहर लाल जी तो अपना कट के आराम से वो तो दिल्ली में सेट हो सेट हो दिल्ली गए, में। और ना सिर्फ सेट हो गए, बहुत बड़े 2 मंत्रालय उनको बिल्कुल, मिले और आगे 5 साल बिल्कुल। यहाँ पर तो कुछ अभी अनिश्चितता है, तो वो सही समय पे निकल लिए। तो अब नायब सैनी इधर बीजेपी की तरफ से उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है, तो अब वो देखते हैं। नायब सैनी बतौर सीएम, हालांकि बहुत मतलब जजमेंट करने के लिए टाइम कुछ भी नहीं है, एक इंसान को कम से कम साल लगता है अपना जो भी काम है या अपनी योग्यता दिखाने के लिए, लेकिन अभी तक जो नायब सैनी जिस तरह से बतौर सीएम कार्य कर रहे हैं, और मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो आला कमान की तरफ से आदेश हो या किस भी वजह से हो, या अपने आप अपनी योग्यता वो साबित करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि समय बहुत कम है उनके पास। तो आपको क्या लगता है कि बतौर सीएम नायब सैनी अगर बीजेपी की सरकार आती है, और जिस तरह से अमित शाह कह के गए हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है, सीएम का जो चेहरा है वो नायब सैनी है, तो बतौर सीएम नायब सैनी को आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए जैसे आपने स्वयं ही कहा कि एक तो समय बहुत कम है, और उसमें हाँ। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में टाइम निकल गया उनका, यस, और अपना, क्योंकि उसमें आप उस समय कोई कुछ नीतिगत नहीं कर फैसले नहीं कर बिल्कुल। सकते, और अभी भी नहीं कर सकते, ये भी और बंद हो अभी गया। भी दोबारा हो गया। हाँ। तो बीच का आप समझ लीजिए कब 4 जून को मेरे ख्याल में हार्डली हुई कुछ थी, महीने। तो मुश्किल से अगर आप वैसे देखेंगे, और उसमें भी आपको सारा समझने में ऊपर से एक इमेज इस तरह की बन गई, क्योंकि आप देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बनता है चाहे वो एक ही पार्टी का हो, हाँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी अधिकारी चेंज ना हो चीफ सही मिनिस्टर बात, ऑफिस में। सही उनकी तो बात। सारी टीम वही चल रही है। नहीं तो आमतौर पे मुख्यमंत्री जब चेंज होते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो बदलते जी। हैं, या प्राइवेट सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदलते हैं, बदलते तो हैं। वो भी नहीं बदला। चीफ सेक्रेटरी जरूर उन्होंने बदला, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का उस तरह से रोल नहीं होता, उनको उन्होंने समय से पहले भेजा घर, लेकिन बाकी जगह कोई तब्दीली नहीं हुई। और एक जनरल परसेप्शन भी ये बन गया कि भाई मनोहर लाल जी चला रहे मनोहर। हालांकि ये आप मान के चलो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं गुरु चेले वाली, अच्छा। जहां पर बाद में चेला जैसे कि चीनी हो थोड़ा गए। सुनाइए ना। बहुत आडवाणी जी और मोदी जी को देख लीजिए, हाँ, बहुत लोग, बहुत से ऐसे चेले हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने गुरु का ही इलाज किया है। हाँ। तो वो जैसे कहते हैं ना भाई आदमी हुस्न देता है भगवान तो नज़ाकत आ जाती है, तो ऐसे ही जब चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी मिलती है जी। तो जो आप एक्टिविटी वाली बात कह रही वो तो आती ही आती है, और नहीं आती है तो आसपास वाले इतना पंप देते हैं कि आप उड़ ही जाते हो ऊपर। सही बात, तो बिल्कुल। और फिर चुनाव है इस समय, तो वो बैठ नहीं सकते घर में, लेकिन यंग चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी से आते हैं, लेकिन उनके साथ जो मुझे लगता है कि देखिए एक तो जो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, चाहे उसमें अनिल विज देख लीजिए, रामविलास शर्मा देख लीजिए, राव इंद्रजीत देख, कितने भी जो बाहर से आए उनको छोड़ दीजिए अगर, तो इंटरनल भी बीजेपी के पुराने बहुत लोग हैं जो उनसे सीनियर हैं। तो एक वो एक समस्या रहती है हमेशा, क्योंकि वो जो एक कहते हैं ना छाप छोड़ने वाली बात है। बाकी नो डाउट उन्होंने कुछ फैसले किए, अग्निवीर पे हरियाणा पहला राज्य बना है जिसमें उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि ये बात लगातार चल रही थी कि हरियाणा में उसका असर हुआ, तो उन्होंने जितना समय उनको मिला उसमें उन्होंने वो किया। और हर जगह आरक्षण पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बीजेपी, अभी आपने देखा ही लेटरल एंट्री वाला उन्होंने रोका फैसला, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मिले प्रधानमंत्री को जब सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण से संबंधित फैसला आया। तो और नायब सिंह सैनी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो बीजेपी ने, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाए और अब हरियाणा में भी बनाए, तो वो एक बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो, जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे बात की कि हरियाणा में लोग कई बार किसको जिताना है ये पहले तय नहीं करते, पहले ये तय कर लेते हैं कि हराना किसको है। तो वो अब देखिए ना, बड़ी मेमोरी हमारे यहाँ पब्लिक बड़ी जल्दी, ये जो आज बात चल रही है 2014 में कांग्रेस का कितना बुरा हाल हुआ था, यही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, आज वो हिसाब मांग रहे हैं, कल वो, तो वो चलता रहता है। उस समय कई इश्यूज थे जो उठे थे, तो पब्लिक अक्सर जो है वो जल्दी पहले ये तय करती कि अच्छा अब ये ऊपर है तो इसको किसी तरह से हमने सबक सिखाना है। लोकसभा चुनाव में भी ये बहुत बात होती थी मनोहर लाल जी को लेकर, हालांकि वो अपनी सीट पे तो जीते अच्छे मार्जिन से, पर ओवरऑल जब वो हारे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो फेस चेंज किया, जाहिर सी बात है कुछ तो कारण जरूर रहा होगा, तो उन्हें चुनाव की ही चिंता होगी, उसके मद्देनज़र उन्होंने चेंज किया। तो हरियाणा की जनता ये पहले तय करती है, और जैसे मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी अपेक्षाएं बहुत हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे
अब तक हरियाणा की उसको समझते हुए कि ये जो कास्ट का कार्ड है या ये सड़क, ये एक समय के बाद उतने प्रभावी हरियाणा में नहीं होते। एक जनरल जो माहौल होता है कि भाई ये तो इनको तो हराना है, इनको तो ये करा, वो वाली बात ज़्यादा रहती है। और एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे पोर्टल को लेकर लोगों को जो बातें चली, ये समस्याएं हुई, पंचायत की बात हुई और कई इस तरह के मुद्दे हैं। और नो डाउट जाति भी जो हरियाणा की जो डोमिनेंट क्लास है उसको बहुत सालों से ही लगता है कि भाई हमें सत्ता में उतना हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो लोग भी उस तरह से हैं। और रीजनल पार्टीज के मैदान से जाने से ये बात जब जजपा का अलायंस टूटा था तो आपको याद होगा वैशाली की बहुत लोगों ने ये कहा था कि ये तो जी स्ट्रेटजिक वो है, और क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है या जाट वोट है वो डिवाइड हो। पर वो लोग लोकसभा चुनाव में ये सिद्ध हुआ कि वो 1% से भी नीचे हैं, उनकी जमानत भी नहीं बची सारी जगह, और यही हाल INLD का हुआ। तो अब उसमें कांग्रेस वर्सेस जब बीजेपी सीधी फाइट है तो वो जो एक बड़ा ब्लॉक है वो भी कांग्रेस के साथ जा सकता है। अच्छा। तो इसलिए कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पे डिसाइड होगा। लेकिन हरियाणा में अक्सर जैसे मैंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी वाली जो फीलिंग है वो ज़्यादा रहती है डिस्पाइट 2 बार रिपीट के। लेकिन वैसे मैंने कहा कि दोनों बार रिपीट जो लगातार एक इतिहास रहा, जब हुड्डा साहब ने एक बार किया और एक बार मनोहर लाल जी ने किया, तो दूसरी बार में अच्छी खासी एक नाराजगी का एलिमेंट भी देखने को मिला, तभी 75 पार से वो 40 मैं इसी पे ये जो नाराजगी की आपने बात की है, पिछला किसानों का मुद्दा, फिर पेपर लीक का मुद्दा, फिर पोर्टल वाली सरकार का जो एक तमगा इन पर लगा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस भी भुना रही है और वो डेलिबरेटली भुनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम आम जनता के नज़रिए से देखें तो ये सबसे बड़ा जो किसानों का मुद्दा है, मतलब एक ऐसे स्टेट में जहाँ किसानी कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, उस प्रदेश में अगर किसान ही कहीं ना कहीं, हालांकि मैं आपको बताऊं सर, मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं से बात की हमारे इंटरव्यूज़ में भी, वो हमेशा ये दावा करते हैं कि किसान तो नाराज़ नहीं है, वो तो फिर कांग्रेस का है या इस पार्टी का है, फला फला जो भी है। लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है वो ये है कि किसानों की नाराज़गी तो है, तो एक तरफ किसानों की नाराजगी, दूसरी तरफ युवाओं का भी कुछ ना कुछ है, हाँ, रोजगार के मुद्दे पर उनकी भी नाराजगी हमें गाहे बगाहे दिखती रहती है। तो ये जो मुद्दे हैं ये कितना काम करेंगे चुनावों में या फिर नई सरकार को चुनने में या चुनाव में? नहीं, नेचुरली जो ये मुद्दे हैं ये यही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कौन अर्श पे जाएगा, कौन फर्श पे जाएगा। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, ये बहुत बार बीजेपी के साथी हम लोगों को भी बताते हैं कि जो लोग आप लोगों को मिलते हैं वो वोकल लोग हैं, वो बाहर हैं, हमारा साइलेंट वोटर है एक्चुअली। लेकिन असल बात ऐसी है कि देखिए ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी को गांव में जाना मुश्किल हो गया था। उनका हेलीकॉप्टर एक बार मुझे याद है करनाल में लैंड करना मुश्किल हो गया, गाड़ियां भी रोकी गई। तो इसलिए नाराजगी रही। किसान आंदोलन जो इतना लंबा चला, उससे पहले जाट आरक्षण भी था लेकिन वो पिछले टर्म में था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन तो फर्क पड़ेगा, उसका निश्चित ही पड़ेगा। और किसान क्यों, पहलवान अगर आप देखें तो जो ये मामला चला था दिल्ली में, इसको लेकर काफ़ी वो रही। और फिर जवान जो अग्निवीर की हम बात कर रहे थे कि जो स्कीम है, देखिए किसी को भी ये बातें बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि भाई अब कोई जाता है फौज में, उसको अगर आप 3 साल 4 साल के लिए करेंगे, ये तो बात की बात है कि उसको कोटा देंगे, कब आएगा वो वापस, अभी तो शुरुआत हुई है स्कीम की, तो उससे भी लोग नाराज हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक जनरल फितरत भी हरियाणा के आदमी की है कि अगर कोई बहुत जो बड़ा हो उसको पहले नीचे करने का, तो उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हरियाणा में है। और अगर वो कोई कमाल करते हैं तो वो निश्चित ही बहुत ही एक आश्चर्यजनक सी स्थिति होगी। हालांकि अमित शाह ने कमान संभाली और उन्होंने वहाँ पर बात भी की, और अभी अगला 1 महीना है, बहुत कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कई जगह कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो कार्रवाई वगैरह भी कुछ हो सकती है, इसीलिए शायद हुड्डा साहब ने दीपेंद्र को आगे किया हुआ है। तो बहुत सारी अटकलें, ये सब चीज़ों में बड़ा रस लेते हैं लोग। 2-3 युवा चेहरों पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, और अगर हम अभय चौटाला के पुत्रों की बात करें, उसमें से जो है अर्जुन, या फिर आप मुझे दुष्यंत के साथ शुरू करना चाहूँगी। दुष्यंत बतौर पॉलिटिशियन आप कहाँ खड़ा पाते हैं उनको? जेजेपी पार्टी को छोड़ दीजिए, एज ए पॉलिटिशियन। नहीं, उनके पास पहली बात उनके फेवर में एज है,
हाँ। बहुत ही ज़्यादा यंग है, ये जो आपने नाम लिए उनसे भी ज़्यादा यंग है वो। और उप मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काफ़ी विभाग संभाले, तो उन्हें एक अच्छा खासा लेकिन सरकार उन पर का आरोप भी काफी लगे। खूब लगे। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं भाई सत्ता से बाहर थे, उन्होंने इन 5 साल में कंसोलिडेशन किया अपना संसाधनों की दृष्टि से या पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी राजनीति में ख़त्म नहीं होता है। हाँ, और अगर उनकी एज कब है कौन एकदम तो वो आगे उनके लिए भविष्य उज्जवल है। फिलहाल के लिए अभी वो मुझे लगता है कि उन्हें शांत बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी 2 दिन पहले भी सही बात। सब विधायक छोड़ के चले गए, है ना। किरण चौधरी, अब आप देखिए कांग्रेस भी अपनी सीटें खोती जा रही है। राजस्थान में वेणुगोपाल लोकसभा में आ गए। यहाँ अभी ये भी बात चल रही है कि रणदीप सुरजेवाला को भी विधानसभा टिकट मिल सकती है, वो भी अपने बेटे के लिए मैंने सुना है कोशिश कर रहे हैं। तो अब राज्यसभा की ऐसे तो उधर से सीटें ही कम होती जाएंगी। ये लॉजिक दिया भी गया था जब दीपेंद्र को लोकसभा की टिकट की बात चली थी, तो उनको रोकने के लिए लॉजिक दिया गया था कि भाई इससे राज्यसभा में तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन खत्म ही हो गया एक तरह से, सीट चली गई, सीट चली गई। तो जबकि वो पिछली बार उनके पास सीट थी और अभी 4 वर्ष का समय लगभग बचा होगा शायद, क्योंकि रिमेनिंग टर्म के लिए माना जाता है। तो लेकिन दुष्यंत के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो यही है। फिर दिग्विजय और उनका आगे क्या तालमेल रहता है। अभी तक तो दिग्विजय हो सकता है अब इस चुनाव में वो भी कहीं से उनको टिकट मिले, उनकी मदर भी लड़ी थी, तो अभी तो वो केवल परिवार की स्थिति है और प्लस उनके जो क्लोज पार्टी कहीं ना कहीं परिवार तक सीमित होकर रह गई। तो नए सिरे से उन्होंने बल्कि किसी इंटरव्यू में मजाक में कहा भी कि ये ट्रेनिंग पार्टी है, मतलब जेजेपी का उन्होंने शायद टीटीपी या कुछ मैंने किसी इंटरव्यू में कहा, हाँ ताऊ ट्रेनिंग पार्टी है। उन्होंने कहा जेजेपी नहीं, खुद उनकी वर्डिंग बता रहा है, जेजेपी नहीं है ये टीटीपी है। तो वो टीटीपी में ताऊ ट्रेनिंग पार्टी कि हमारे यहाँ से लोग, जब उनसे पूछा गया कि भाई सारे आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो नए सिरे से उनको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा वो 5 साल अब सत्ता में रहे, इतनी कम उम्र में उनको अनुभव हो गया प्रशासन का, कई तरह की चीज, अधिकारियों से आपको संपर्क बनते हैं, वो कई बार आपके लंबे समय तक चलते हैं, है ना। बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं आपको, इवन नोट्स बनाने हैं, कोई मैटर निकालना है, कल को आप अपोजिशन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप 4.5 साल जब पावर में रह लेते हैं तो आपको एक उसका लाभ आगे जरूर मिलता है। तो इसलिए वो उनको हम अभी फिलहाल के लिए जिसे हम कहते हैं ना कि भाई वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे नजर आ रहे हैं हरियाणा में, और हरियाणा के दंगल में उनका वो नहीं है रोल। वो 12वां खिलाड़ी कब जाके प्रमुख उस पे आ जाता है, वो राजनीति में कुछ पता नहीं चलता। एक मेरा आखिरी सवाल, अभय चौटाला कभी एक कद्दावर चेहरा हरियाणा का, मतलब एक ऐसा चेहरा और डरते थे लोग उनसे, सीधा एक्चुअली एक कहते हैं ना कि रॉब था। वही अभय चौटाला अब कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए हैं। उनकी पार्टी आईएनएलडी जो है वो अब वैसी पार्टी नहीं रही जो सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका रखने का मादा रखती हो। तो इनेलो का इस तरह से गिरना, आप इसको किस तरह से देख रहे हो, और अभय चौटाला को अब कहाँ पा रहे हैं आप? देखिए 20 साल सत्ता से बाहर है, 2005 में वो चले गए सत्ता से बाहर। उसके बाद अब 20 साल का एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, बीच में चौटाला साहब भी जेल में चले गए। हालांकि चौटाला साहब अभय चौटाला के साथ डट के खड़े हुए हैं। अजय चौटाला से उन्होंने बल्कि त्यागा उनको एक तरह से। ये जो झगड़ा था, देखिए ये तो बेसिकली अजय चौटाला और अभय चौटाला का, या दुष्यंत का और अभय चौटाला का, चाचा भतीजा का कहते थे, लेकिन चौटाला साहब तो अभय चौटाला के साथ खड़े रहे मजबूती से। अब वो जैसे मैंने बताया कि एक तो उनकी राजनीति करने की तब से एक अलग किस्म की शैली रही। अजय चौटाला और अभय चौटाला की बहुत तुलना होती थी। जी। तो अब वो उनको किस तरह से, इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो भी आगे अपने सपोर्ट के लिए फैमिली मेंबर को आगे कर सकते हैं, बेटे को आगे कर सकते हैं। इस बार ऐसी चर्चा है। अभी टिकटें जब फाइनल होंगी, जब नॉमिनेशन शुरू होंगे तब पता लगेगा। लेकिन वो भी उनके सामने, मुझे लगता है कि जो दुष्यंत के सामने जो अपॉर्चुनिटी दुष्यंत को बीच में 5 साल मिल गई, जिसमें उन्होंने कुछ रीगेन किया अपनी स्ट्रेंथ को, या अपना कार्डर खड़ा करने की कोशिश की होगी, नेता भले छोड़ के गए हैं कई, वो मौका अभी उन्हें नहीं मिला है अभय चौटाला को। तो उन्होंने कोशिश करी, एसवाईएल वगैरह पे आपको मालूम है, इस्तीफा दिया, फिर दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन वो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता वाली बात है। अभी वो उस स्थिति में है। हाँ, वही वाली हालत हो गई है। बहरहाल मोटा मोटा अब हमको अगले 1 महीने में, या फिर अगर हम कहें कि जनता का मूड अगर हम कहें, तो किसी एक पार्टी की तरफ हमें दिख नहीं रहा। किसी एक एरिया में कोई डोमिनेटेड है तो किसी एक एरिया में कोई डोमिनेटेड है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ये भी कह सकते हैं कि कह रहे थे कि त्रिशंकु वाली हालत भी हो सकती है हरियाणा में। क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, हर आदमी
वही कहता है या वही सोचना चाहता है जो वो उसके अंदर हो। हाँ। वो तो यही चाहेंगे कि त्रिशंकु हो और उनको ताकि फिर कोई उनको मौका लाभ मिले। हाँ। लेकिन राजनीति के जो लोग हैं वो बाहर चाहे जो कहें, मुझे लगता है उन्हें अंदर से हमें आपसे ज़्यादा उनका असेसमेंट होता है। वो तो जब तक आप चुनाव में आखिरी वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब भी लोग ये कहते हैं कि जी अभी होने दीजिए, राउंड पूरा होने दीजिए, चाहे 1 लाख का मार्जिन हो गया लेकिन राउंड पूरा होने दीजिए, लास्ट में देखेंगे, फिर कुछ और बोल देते हैं, वोटिंग मशीन का बोल देते हैं। तो ये तो एक राजनीति की एक पहली शर्त है कि आपने अंतिम समय तक हार नहीं माननी है और कुछ ना कुछ तर्क आपने पब्लिक के सामने रखने हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की स्थिति में जो रीजनल पार्टी, और दूसरा जो आप हंग वाला कह रहे हैं लोगों का मूड, कई विधानसभा चुनाव में और इवन लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि एंड तक हम लोग थोड़ा बच के भी बोलना चाहते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन कई विधानसभा चुनाव में और चुनाव मैंने देखा कि लोग कहते रहे बड़ा टाइट मुकाबला है, बड़ा टाइट। एंड में आपने पंजाब में देखा कैसा नतीजा आया, कितना हो। हरियाणा में भी, हरियाणा में भी 2005 में जब हुड्डा साहब आए थे तो कांग्रेस बहुत बड़ा मार्जिन लेके गई थी। और जो 67 सीट वो लेके गए थे ना, 2014 में बीजेपी की जो 47 आई उसमें बीजेपी की अगर आप पृष्ठभूमि देखो तो वो 67 से कम नहीं थी। वो 47 आना भी अपने आप में चमत्कार था। कहाँ तो वो कुलदीप बिश्नोई के साथ समझौता करना चाहते थे, है ना, और कहाँ वो अपने दम पे मेजॉरिटी ले गए। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में अक्सर आप अगर देखेंगे तो एक तरफा सा मामला होता है, केवल दूसरी बार जब आती है मामला तब फंसता है। तो इसलिए हरियाणा में मेरे को लगता है, और हमें ये उम्मीद भी करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी लोकतंत्र हो उसमें विपक्ष मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन वो ये संभावना नहीं होनी चाहिए जहाँ जोड़ तोड़ से मामला चले। तो क्लियर फैसला होना चाहिए। और प्रदेश को पूरी एक यूनिट के तौर पर हम देखें तो वो बेहतर है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है हरियाणा में कि एक तरफा हरियाणा ने फैसले दिए हैं। आपको मालूम है देवीलाल के समय में तो एक लहर चली और कितनी सीटें ले गए वो 90 में से। तो इसलिए इस बार भी मुझे लगता है अभी शुरुआत है, अभी तो खेल की, अभी तो कुछ कहते हैं ना जो पहलवान है वो अभी वर्जिश कर रहे हैं बाहर। वो जब आएंगे फिर कौन से दांव चलेंगे, अभी तो उम्मीदवार घोषित होने हैं, सब कुछ पड़ा उसके हुआ बाद है। चीजें असली खेल तो तब शुरू होगा जब उम्मीदवार घोषित होंगे सभी पार्टियों के, उसके बाद। और आजकल जनता बड़ी चतुर हो गई। वो आप जाएंगी मिलने तो वो पूछेंगे, हरियाणा में तो मैंने बहुत देखा कि आप पूछेंगे जी बताओ कैसे चल रहा है, वो आगे से कहेंगे आप बताओ, है ना। हमेशा हमारे साथ ये हुआ भी है इनफैक्ट। तो वो बल्कि हमसे सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, आप पत्रकार हैं। हाँ, तो इसलिए उनको अंदर से लेकिन उन्हें पता है। तो मुझे लगता है कि वो जनता मन बना लेती है अपना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मतलब हरियाणा की राजनीति को आप जितना अच्छा समझते हैं और जिस तरह से हमें उम्मीद थी उसी तरह से आपसे बातचीत हुई है। उम्मीद है हम एक बार फिर जुड़ेंगे, और क्योंकि इन चुनावों के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन होना बनता भी है इनफैक्ट। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ एक बार फिर से हम इस चुनावी मुद्दे पर जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह। कहीं न कहीं हरियाणा चुनावों को लेकर हरियाणा की जनता जितनी उत्साहित है, उतने ही जो पत्रकार वर्ग है या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सब भी अपनी भावनाएं हमारे ज़रिए या फिर आप तक पहुंचाने का जो हम एक माध्यम है उनके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो बातें पहुंच सके जो ज्ञानी हैं, जो अनुभवी हैं, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। एक और इसी तरह के राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।